नमस्कार बच्चा लोग, मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स बाय अजय वर्मा। मैं आज प्रकाशिकी एवं यंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ एमसीक्यूज के, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस हिसाब से कि वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमारे पास यहाँ पर 3 दर्पण हैं, उनमें से कौन सा दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, मतलब बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, समतल दर्पण तो एग्जैक्ट बनाता है। क्या बनाता है? एग्जैक्ट बनाता है। तो ये कैंसिल हो गया, समतल दर्पण हमारा आंसर नहीं है। बात है अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? गाड़ियों में। गाड़ियों के साइड वाले शीशे में आपने जो पीछे देखने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें साइड में लिखा रहता है इसमें ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट पीछे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में क्या है, ज्यादा पास में है, आपको दूर दिखाई दे रहा है। दूर दिखाई दे रहा है मतलब, और इसमें क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। मतलब इसमें क्या है, एरिया ज्यादा कवर होता है। तो ज्यादा एरिया कवर करने के लिए इतनी बड़ी चीज को छोटा दिखाना पड़ता है इसमें। ठीक है ना? तो इसमें वस्तुएं कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी उत्तल दर्पण में। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है। बात है अवतल दर्पण की। हमारा आंसर वैसे अवतल दर्पण ही होगा। एक्चुअली अवतल दर्पण का इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग करते हैं। कौन करते हैं? डेंटिस्ट लोग करते हैं, ताकि जो अपने दांतों की इमेज है थोड़ी बड़ी दिखाई दे। क्या दिखाई दे? बड़ी दिखाई दे। जब हमारे पास पोजीशंस होती है, यहाँ पे अवतल दर्पण लगाया है, जब हमारी पोजीशन सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या से आगे बढ़ती है बिंब की, तो हमारा जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो बड़ा बन के आता है। इसके बाद की जितनी भी इमेजेस बनेगी वो सब क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ब, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने अभी डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चन को। प्राय मोटर ड्राइवर के सीट के आगे लगा दर्पण होता है। समतल दर्पण अपन इस्तेमाल नहीं करते, अवतल दर्पण यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, हमें इस्तेमाल करना होता है उत्तल दर्पण, ताकि हमारा ज्यादा एरिया कवर हो जाए। इस मिरर में ज्यादा एरिया कवर हो जाए तो चीजें क्या दिखाई देगी? छोटी छोटी दिखाई देगी, लेकिन क्या दिखाई देगी? ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है ना? इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो किस रंग के लिए विचलन कोण अधिकतम होता है? दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी प्रकाश वायु से किसी कांच में जा रहा है, ठीक है ना, किसी कांच में प्रवेश कर रहा है, तो किस कलर का, मतलब किस रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा? मतलब अपने मुख्य पथ से सीधा जाना चाहिए, तो अपने मुख्य पथ से जो विचलित होगा उसे क्या बोल दिया जाएगा? विचलन कोण बोल दिया जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? ये सबसे ज्यादा होगा बैंगनी कलर के लिए। किसके लिए? बैंगनी कलर के लिए। दोस्तों, आपने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, ग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के लिए सबसे कम विचलन कोण होता है और वोयलेट के लिए सबसे ज्यादा अधिक विचलन कोण होता है। इसलिए हम गाड़ियों में, मतलब जो भी संकेतक होते हैं वहां पे ऑरेंज, रेड या येलो ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनका विचलन सबसे कम हो और जहां पर है वो वहां पर ही दिखाई दे। ठीक है, तो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बैंगनी कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन न होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से किसी भी कारण नहीं। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में जब परिवर्तन होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी एक माध्यम में रहते हैं तो नॉर्मल स्पीड से चल रहे होते हैं, जिस स्पीड में चल रहे हो। अब विरल माध्यम से अगर मैं सघन माध्यम में जाता हूं तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ने लग जाता है, स्पीड कम होने के कारण, तो उसका विचलन हो जाता है। ठीक है, या फिर जब हम सघन माध्यम से
किधर जाते हैं? विरल माध्यम की ओर। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाते तो सघन माध्यम में क्या नाम से, सघन से अगर विरल में जाते हैं तो हमारी जो अपवर्तन के बाद में हमारी जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सघन माध्यम में स्पीड कम होती है और विरल माध्यम में स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर दे रखा है 0.80 सेंटीमीटर, और इसकी अपन को निकालनी है फोकस दूरी। क्या निकालनी है? फोकस दूरी मीटर में। ठीक है, मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले अपने पास एक रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू 2F। मतलब ये क्या होता है? फोकस का दुगना होता है। क्या होता है? फोकस का दुगना होता है। तो R अपने पास है 0.80 सेंटीमीटर, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोकस मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि R क्या होता है? फोकस का दुगना, तो इसका आधा करेंगे तो अपने पास फोकस मिल जाएगा। कितना आएगा? 0.40 सेंटीमीटर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे सिंपल तरीका, यहाँ पे 0.40 है। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻²। कितना होता है? 10⁻⁻²। यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों कायदे से तो आंसर इतना आना चाहिए था, 10⁻⁻² भी साथ में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आंसर लगाएंगे क्योंकि गड़बड़ है इसमें, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सर्च लाइट में से निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रकाश किरणें हैं बहुत दूर तक जाए। इसलिए अवतल दर्पण की खास बात होती है कि इसके फोकस से कोई भी प्रकाश किरणें अगर निकल कर इस पर टकराती है तो वो क्या हो जाती है? समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो ये, और कहाँ पे जाएगी ये सारी किरणें? अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? समतल कभी नहीं करता, छोटा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता। अवतल दर्पण कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है। समतल हो ही नहीं सकता, पहले कैंसिल हो गया। अवतल भी कैंसिल हो गया। और उत्तल है जो सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, अगला केस, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा? और दर्पण कौन सा है यहाँ पे? अवतल दर्पण है। ठीक है ना, अभी जो पिछला लास्ट वाला केस किया ना वही है। मैंने ये मिरर लिया। क्या लिया? मिरर लिया, अवतल वाला। ठीक है, इसका फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पे ही क्या रख दिया मैंने? ऑब्जेक्ट रख दिया। अब वो क्या करेगा? फोकस पे, तो फोकस पे जितनी भी प्रकाश किरणें जाएगी वो समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो अपनी इमेज क्या बनेगी? अनंत पर बनेगी। लास्ट वाला केस ही यही है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण बना दिया, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। माइनस का 10 हो जाएगा, इधर की साइड को हम माइनस में लेते हैं। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने, ओहो 10 सेंटीमीटर पे ही वस्तु रख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज क्या बनेगी? अनंत पे बनेगी। कहाँ बनेगी? अनंत पे बनेगी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में केवल अक्ष समांतर किरणें ही प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि ये, तो इसका आंसर है ज्यामिति को आसान बना देती है, न्यूनतम विक्षेपण दर्शाती है, अधिकतम तीव्रता दर्शाती है, एक बिंदु बिंब का बिंदु प्रतिबिंब निर्मित करती है। आंसर इज द, इसका आंसर द है। हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए अक्ष के समांतर किरणें इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी एक बिंदु बिंब होता है उसका बिंदु प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है।
दोस्तों ये आपका क्या है, मिरर है, ठीक है ना, समतल वाला। इस पर अभिलंबवत गिरते हैं अपन 90 डिग्री पे। तो हमारा अभिलंब के साथ में कोण कितना बना, 0 डिग्री। तो आई बराबर 0 है तो आर बराबर भी कितना होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन का पहला नियम बोलता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इसका आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है यहाँ पे। यदि किसी वस्तु का एम आवर्धन का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की दर्पण से दूरी है। दोस्तों हमारे पास एक तो सबसे पहला दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर सोल्व करें अपन इसके अकॉर्डिंग, तो 1/f, ठीक है ना। अब इसमें क्या कीजिए, एक बार 1/v प्लस 1/u है, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी पूरे को u से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके इधर हो जाएगा u/f बराबर u/v माइनस, सॉरी प्लस ही आएगा यहाँ पे, u/u कट गया, 1 रह गया ओनली। ठीक है, और माइनस v/u क्या है, m है, तो u/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। ठीक है ना, तो u/f बराबर हो जाएगा -1/m प्लस 1। इसको फर्दर सोल्व करूँगा तो u और f को उधर ले जाऊँगा तो f इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको सोल्व करता हूँ इस वाले को, तो m उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m-1/m इंटू एफ। तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, अ आंसर आ रहा है। वस्तु की दर्पण से दूरी निकालनी थी ना, यू निकालना था, यू निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, किसी माध्यम में से निर्वात में पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है और माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। दोस्तों हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। सीन क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन अभी सीन क्या है कि क्रांतिक कोण दे रखा है। क्रांतिक कोण मतलब ऐसे कोण पर जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये वाला सीन दे रखा है। अगर मैं 30 से भी एक डिग्री आगे बढ़ाता हूँ तो वापस ये किधर आ जाएगी, वापस अंदर लौट जाएगी। तो मेरे पास कंडीशन दे रखी है, मैं इसको n2 मानता हूँ, इसको n1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे n1 ज्ञात करना है, तो हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग। n1 साइन आई कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2, और n2 और क्या है, साइन आर। साइन आर कितना होता है, साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है क्रांतिक कोण के लिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे मान हो जाता है 1। और निर्वात के लिए जो अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात का, वो 1 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो यहाँ पे n1 हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, n1 हो जाएगा 2। और किसी भी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। क्या होता है, c/v। तो हमारे पास n बराबर आ चुका है 2, तो 2 बराबर c/v। तो v निकालना था तो c/2 हो जाएगा। c कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारा ब आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक n अपवर्तनांक के पारदर्शी माध्यम में चलती हुई प्रकाश किरण एक पृष्ठ पर आपतित होती है जो इस माध्यम को वायु से पृथक कर रही है। आपतन कोण 45 डिग्री है। n के किस मान के लिए इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। दोस्तों सीन पुराने जो पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। n माध्यम के n अपवर्तनांक के माध्यम से में कोई प्रकाश किरण चल रही है, गति कर रही है, और वो ऐसे पृष्ठ से टकराती है जो क्या कर रहा है, हवा और इस माध्यम को क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। तो हमें अब इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है जो 45 डिग्री पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दे। तो हमें इसके लिए पिछला वाला क्वेश्चन क्या था ना, क्रांतिक कोण वाला, बिल्कुल लगभग वैसा वैसा ही करना है।
तो सबसे पहले हम कंडीशन रखेंगे क्रांतिक कोण वाली, IC और R। IC के लिए R बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा N1 इस वाले माध्यम के लिए साइन IC बराबर N2 साइन R। साइन R 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा, और N2 हवा के लिए भी 1 ही लेते हैं, तो हमारे पास आएगा साइन IC बराबर 1/n। ठीक है, तो हमारा अपवर्तनांक अब हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री के लिए बोला है, मतलब 45 डिग्री पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री लेता हूँ क्रांतिक कोण, तो 45 डिग्री पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अगर मैं लेता हूँ साइन 45 डिग्री बराबर होगा 1/n, तो 1/√2 बराबर 1/n। n बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये क्रांतिक कोण का मान है। किसका मान है, क्रांतिक कोण का। n बराबर, ये √2 को भी सोल्व करूंगा तो 1.414, ठीक है ना, ये आएगा। तो मतलब इस मान पर अभी आपका परावर्तन नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो प्रकाश की किरण है 90 डिग्री पर रिफ्रेक्ट हो जाएगी। अभी भी अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, n का मान 1.41 से भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे वैसे मतलब क्या होता है, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे तो आपतन कोण का भी मान बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें 45 डिग्री पर क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। तो हमें अपना 1.414 से ज्यादा का अपवर्तनांक रखना पड़ेगा, तो स आंसर हो जाएगा हमारा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक होता है, एक नेत्रिका होती है। इसका इमेज यहाँ पर ऐसे बनता है, और इसका इमेज ये इधर ऐसे बड़ा बनता है। तो इमेज तो उल्टी बन रही है, और अंतिम जो है वो कैसी बन रही है, आभासी। कैसी बन रही है, आभासी बन रही है। तो उल्टा और आभासा, आभासा क्या, आभासी हो जाएगा। यदि एंगल I 60 डिग्री और एंगल R 90 डिग्री हो तो अपवर्तनांक N12 होगा। दोस्तों मैं पहले बता दूं, एक ऑलरेडी अपना वीडियो आ चुका है कि अपवर्तनांक की इसको इस शैली को कैसे दर्शाते हैं। N12 का मतलब है पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो इसको सोल्व करेंगे स्नेल के लॉ की मदद से। तो N1 साइन I बराबर N2 साइन R, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास ये है। I का मान दे रखा 60 डिग्री, तो ये √3/2 हो जाएगा। N1 इधर आ जाएगा, N2, ठीक है, और साइन R है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, N1/N2 चाहिए। तो N1/N2 करूंगा तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 2/√3 हमारा आंसर आएगा, 2/√3। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर इसका प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर न्यूटन वाला अगर टेलीस्कोप देखें, ठीक है, ये अभिदृश्यक लेंस होता है, ये नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है ना, अगर इसके हिसाब से देखें, कोई दूर की वस्तु को देखते हैं, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा इसका, कोई अनंत पर रखी वस्तु को देखते हैं। कौन सी वस्तु को, अनंत पर रखी वस्तु को देखते हैं, तो उसकी इमेज इधर बनती है, और ऐसे के ऐसे ही जाती है। बिल्कुल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला केस है ना, लास्ट वाला केस, बिल्कुल वैसा का वैसा ही केस होता है, और इसकी इमेज इधर की साइड में बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो इमेज कैसी दिखाई दे रही, इस ये तो सीधा है, इसकी इमेज कैसी दिखाई दे रही है, उल्टी उल्टी दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये उल्टा बनेगा। अगला केस, गोलीय लेंस के लिए कौन सा सूत्र सही है जिसके बीच में माइनस आ रहा होता है, सभी में प्लस है, प्लस है, प्लस है, माइनस। जो लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और जो दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला रहेगा यहाँ पे, लेंस की बात करें तो। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है पावर प्लस में है और एक माइनस में, -3.75D
इन दोनों लेंसों को मिलाकर नया लेंस संयुक्त लेंस का निर्माण किया जा रहा है, तो इनकी फोकस दूरी हमें पता है। सबसे पहले पावर डिफरेंट होगी, मिलाकर नया लेंस बना रहे हैं तो पावर जुड़ जाएगी। जो प्लस वाला होगा प्लस में आएगा, जो माइनस वाला होगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा -P2। तो ये हो जाएगा +2.50 और ये माइनस का 3.75। जैसे कायदे से तो प्लस होता है, यहाँ पे वो साइन मैंने पहले बता दिया। ये नेगेटिव में था इसलिए नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव में था पॉजिटिव लिया, तो वैसे ही मैंने रख दिया वापस। तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आएगा 1.25 माइनस का, ठीक है ना। ये डी में है, ये पावर आई है, और पावर बराबर होता है 1/f, ठीक है ना। तो मेरा f हो जाएगा 1/p। तो p कितना आ रहा है मेरा, माइनस में 1/1.25। पॉइंट्स को सोल्व करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। और साथ में ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे है ना सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँगा तो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ठीक है। ये 25 टाइम्स, कितने टाइम्स, सॉरी, हाँ 20 टाइम्स, ठीक है ना। 4 × 2 दैट विल बी 80, माइनस का 80 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में बोला था, सेंटीमीटर में निकाल लिया, माइनस का 80। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस की शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना, और ऋणात्मक होती है अवतल की। ये अवतल की होती है, ठीक है ना, ये उत्तल की धनात्मक होती है। किसी लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेटने पर लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब तो पहले के बराबर ही बनेगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है, चमक कम हो जाएगी, ठीक है ना। बच्चा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो कोई लेंस लिया, यहाँ पे जो पहले प्रकाश की किरणें जा रही थी, पहले पूरे में जा रही थी, अब आपने क्या कर दिया, आधा तो ढक दिया। क्या क्या कर दिया, आधा काले कपड़े से ढक दिया, तो इधर तो पास नहीं हो सकती, तो ऊपर ही ऊपर की जाएगी। तो पहले जा रही थी ज्यादा लाइनें, अब जा रही है आधी लाइनें, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैम्ब्डा प्रकाश की एक किरण √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से इस प्रकार गुजरती है कि अपवर्तन कोण का दुगना हो जाता है। बोले तो एंगल आई इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है ना। और न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन है, बेटा न्यूनतम विचलन कोण बोल तो डेल्टा एम की कंडीशन के लिए I बराबर E होता है, और R1 R2 के बराबर होता है, जो कि R होता है। और अपने पास कंडीशन होती है A बराबर, यहाँ पर R1 + R2 होता है, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा। A बराबर कितना आएगा, 2R निकल के आएगा, ओके। और हमारे पास एक कंडीशन ये है ही सही। तो क्या होता है, प्रिज्म का सबसे पहले अपवर्तन होता है किसी एक पृष्ठ से, एंगल आई पे आता है, एंगल आई, फिर इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है आर के साथ में। तो मैं लिख सकता हूँ n1 sin i बराबर n2 sin r, ठीक है। तो n1 मेरा, मैं आता हूँ, और sin i है मेरे पास, sin i को क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, और n2 और n1 इधर, और sin r को sin r रहने दो, ठीक है ना। sin 2r को, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n1 2 sin r cos r बराबर n2 sin r, ठीक है ना। sin r से sin r कट गया, बचा क्या, 2 cos r, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख सकता हूँ n2/n1, n2/n1 मतलब दूसरे माध्यम, बोले तो प्रिज्म का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में, तो कितना था, √2 था, कितना था, √2 था। √2 से 2 गया कितनी बार, √2 टाइम्स, तो यहाँ पर cos r बराबर कितना आएगा बेटा, 1/√2। तो 1/√2 कब होता है, cos r का मान, जब r कितना हो, 45 डिग्री, नॉट बैड नॉट बैड, ठीक है ना।
आर बराबर अपना कितना आ गया 45 डिग्री, तो इस वाली इक्वेशन में मान रख दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 45, तो ए का मान आ गया 90 डिग्री। निकालना क्या था, प्रिज्म कोण ए निकालना था, 90 डिग्री हमारे पास मान आ गया है। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर इसका अपवर्तनांक दे रखा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1/f लेंस मेकर सूत्र जिसे बोला जाता है 1/f बराबर n2 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, n2 1 क्या है, अपवर्तनांक उस लेंस का 1.5 माइनस 1, और R1 कितना है दोस्तों, ये हमारा उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस में दो साइडें होती है, ठीक है ना, इस इधर का R1 होता है, इधर का R2 होता है, ठीक है। तो R1 इधर पॉजिटिव लेंगे, R2 इधर नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो R1 है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और R2 है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो 1/15 माइनस 1/ माइनस का 30, इसको सोल्व करेंगे 1/2 आएगा, आधा जो बोलते हैं, यहाँ पे 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। सोल्व करेंगे फर्दर 1/2, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 से जाएगा 10 टाइम्स, तो 1/20 आ जाएगा f का मान, 1/f का, तो a बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कहाँ पर प्लस का 20 सेंटीमीटर। थैंक यू दोस्तों। हमें क्वेश्चन दे रखा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है यहाँ पे, सिंगल उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं और फोकस की बात की जा रही है, तो मतलब ये वाला केस है सरल सूक्ष्मदर्शी का। किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस, ठीक है। अब इसमें मुझे मैक्सिमम अधिकतम आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, फोकस दे रखा है, तो इसमें लगेगा फॉर्मूला, कंडीशन क्या होगी, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। तो इसमें m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है d/u, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा m बराबर होता है d/u, ठीक है ना। इसमें कोणीय आवर्धन होता है m बराबर जो बीटा बाई अल्फा था, नोट्स में है हमारे पास, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। बीटा बाई अल्फा से ही हमारे पास d/u आया था m, तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं इस वाली डेरिवेशन से, लेंस सूत्र से, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है, जब हमारी इमेज कहाँ बने, डी पर बने, v बराबर कितना हो, डी पर हो। डी क्यों लिया, इतनी न्यूनतम दूरी पर इमेज बन रही है और आवर्धित बन रही है कि हमें इमेज कैसी दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, ये वाला केस लगेगा यहाँ पे। तो क्या नाम से, तो m बराबर d/u होता है, दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, कोई प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक √2 है और अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों ये अपवर्तन कोण नहीं, अपवर्तक कोण होगा, जिसे अपन प्रिज्म एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, ए बोला जाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, ए बराबर दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना, n/n21 दे रखा है अपने √2, और क्या निकालना है, डेल m निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला होता है इसका n21 का बराबर साइन डेल m प्लस a/2 का डिवाइडेड बाय साइन a/2, ठीक है। मान रखते हैं साइन, यहाँ पे हो जाएगा डेल m प्लस 60/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, a 60 है तो 60 के डिवाइडेड बाय 2 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और n21 का मान कितना था, √2 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। साइन यहाँ पर
डेल एम प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और जब साइन 30 का मान यहाँ पे रखेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 इधर जाएगा तो √2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, तो अपने पास अल्टीमेटली 1/√2 बचेगा। और 1/√2 कब आता है, जब अपने पास साइन कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है ना, 1/√2 मतलब लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन का ये वाला एंगल 45 के बराबर होना चाहिए। इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ डेल एम प्लस 60/2 बराबर 45 डिग्री। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हो जाएगा डेल एम प्लस 60 बराबर 90। ठीक है ना। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ डेल एम बराबर 90 माइनस 60। 90 में से 60 गया तो कितना बचेगा, डेल एम बराबर 30 बचेगा। 30 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस वाले में हमारे पास बोला जा रहा है एक लेंस लिया जाता है, किसी ध्रुव में रखा जाता है। ध्रुव में रखने के बाद में 1.47 वाला अपर्तनांक वाला कोई वाले कांच का अवयवतल है। 1.47 अपर्तनांक वाले कांच का कोई उभयतल लेंस है, द्रव में रखा जाता है। जब द्रव में रखा जाता है तो ये एक पतले कांच की शीट जैसा काम करता है। तो मतलब ये जो गैप्स थे वो क्या हो गए, भर गए, क्या हो गए, भर गए। और ये तब कब पॉसिबल होता है, जब इन दोनों के अपर्तनांक क्या हो, समान है। इस द्रव का अपर्तनांक और इस कांच का अपर्तनांक समान हो, तो इसका आंसर आएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m है। दूरदर्शी की बात की जा रही है यहाँ पे, आवर्धन क्षमता m है। यदि अभिनेत्र लेंस की दूरी फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो आवर्धन क्षमता होगी। हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f0/f(e). क्या होता है f0/f(e)। और अभिनेत्र बोलो नेत्रिका आईपीस वाले की फोकस दूरी दुगनी कर दी तो 2f(e)f(o), और इसका मान कितना था m के बराबर, तो ये हो जाएगा m/2। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बोले तो f0 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसका फोकस सेंटीमीटर, और जो आपका नेत्रिका लेंस होता है उसका फोकस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। वस्तु की अभिदृश्यक लेंस से जो दूरी है वो 4.5 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है। इधर वाला नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव में ले रखा है -u0। ठीक है ना। और इससे इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है कुल इस सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है ना। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m0 इंटू m(e), मतलब इसका मैग्निफिकेशन इंटू इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस d/f(e). एम ई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस d/f(e). एफ ई का मान आपके पास है, डी का मान आप 24 या 25 लिया जाता है, 24 या 25 लिया जाता है, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब ये वाले इसमें सारे मान मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एमओ का जो मान होता है उसमें जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है v0/u0। हमारे पास u0 का मान है लेकिन v0 का मान नहीं है, तो सबसे पहले v0 का मान निकालना पड़ेगा। v0 का मान कैसे निकालोगे, लेंस फॉर्मूले से निकालोगे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक है ना। अब इसमें मान रख दो, यहाँ पे आ जाएगा 1/f0। f0 का मान है 4 सेंटीमीटर और v0 का मान मुझे निकालना ही है इसी। और u0 का मान कितना है, माइनस का 4.5 सेंटीमीटर, माइनस का सोल्व करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/4.5। जब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको 1/4 माइनस 10/4.5 हो जाएगा, इधर 1/v0 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये नीचे हो जाए, सॉरी ये पॉइंट तो हट ही गया था अपना। ठीक है ना। तो नीचे 180 आ जाएगा एलसीएम लेगा तो, और यहाँ पर आ जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा 40, 4 इंटू 10। ठीक है। ठीक है, 1/v0। तो अपने पास आ जाएगा 5/180 बराबर
वी नोट, 1/v0। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 1/36 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/v0। तो v0 का मान कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 36, तो इधर की साइड बन रहा है। तो हमारे पास एम नोट का मान कितना आ गया, वी नोट अपॉन यू नोट। वी नोट कितना है, आपका 36, और यू नोट कितना बेटा, यू नोट है माइनस का 4.5। ओके, ये आ गया, इसका मान आ गया हमारे पास। अब अगली चीज़ है हमारे पास जो है, एम ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में मान रखे। तो 36/4.5, इसमें पूरा वैसे माइनस होता है आगे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस इंटू 1 प्लस डी बाई एफ, डी का मान है 24 ले रहा हूँ यहाँ पे, और एफ का मान 8, ठीक है ना, 8 या 24, 3 बार गया, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो 36/4.5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब इसको पॉइंट को हटा देते हैं, या फिर 4.5 से डिवाइड करेंगे, 36 को कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा 8 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स। और 8 × 4 कितना होता है, 32। कितना होता है, 32। तो हमारे पास बी आंसर आ जाएगा इसका, 32। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के चश्मे की लेंस की क्षमता +2 है, वह निम्न में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। प्लस जो होता है, प्लस पावर किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। किसकी होती है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस किसके लिए लगाया जाता है, जिसका दोष होता है, उत्तल लेंस किसके लिए लगाया जाता है, जिससे पास का नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता, उसके लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है ना। पास की चीजें यहाँ पर धुंधली दिखाई देती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। दूर की चीजें तो बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन पास की दिखाई देती, इसलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से वो क्या है, मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, उल्टे नाम चलते हैं यहाँ पे, दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन पास का नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष उल्टा चलता है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। अगला, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता, जस्ट उल्टा हो गया। निकट दृष्टि दोष वाला क्या करता है, पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, तो ब आंसर हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, उल्टा कर रखा है इन्होंने सब। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां 4 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन कर ही लिया ऑलरेडी, 32 आंसर आ रहा था, ठीक है। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों, जब किसी सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण कांच के अपवर्तनांक दे रखा है, पानी उसका अपवर्तनांक दे रहा है, में संचरण करती है, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। क्रांतिक कोण का मान तब होता है जब हम सघन माध्यम से किस में जाते हैं, विरल माध्यम से सघन से विरल में, ठीक है ना। जब सघन माध्यम में कोई ये किरण अपवर्त आपतित होती है अभिलंब के साथ में आई, तो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके साथ में एंगल जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। तो स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं कि n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब क्रांति कोण के लिए ज्ञात करना है तो IC हो जाएगा, और साइन आर की जगह आर 90 डिग्री हो ही जाता है, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री पर हमें 1 मिलता है, तो साइन IC बराबर n2/n1 हो जाएगा। तो साइन IC हो जाएगा, n2 कितना है, बोले तो कांच से पानी में अपवर्तित होती है, मतलब कांच से चलकर पानी में जाती है, कांच से चलकर पानी में जाती है। तो कांच हो जाएगा n1 और पानी का हो जाएगा n2। तो n2 का मान कितना है, 4/3, और n1 कितना था, 3/2, ठीक है।
अब सोल्व करते हैं तो 4/3 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 8/9। ठीक है, तो साइन आई सी बराबर कितना है, साइन आई सी बराबर आया 8/9, तो आई सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। कहाँ पे है ये वाला, स ऑप्शन सही है। एक दूरदर्शक के अभिदर्शक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां f0 fe है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसकी आवर्धन क्षमता होती है a m बराबर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है f0 अपन fe, जो कि बीटा अपन अल्फा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी से होती है। सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों, इसमें जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिदर्शक लेंस का होता है यहाँ पे होता है, और अभिनेत्रक लेंस यहाँ पे होता है। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। इसकी फोकस दूरी, इस वाले की फोकस दूरी ज़्यादा हो है और इस वाले की फोकस दूरी कम हो है, तो इसकी फोकस दूरी होगी कम। पास की चीज़ों को देखना होता है फोकस करके। इसमें जो इमेज बनती है आसपास घुमा के, मतलब इसको आगे पीछे घुमाया जाता है। ठीक है ना। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी कैसा होता है, परावर्तक दूरदर्शी ऐसा होता है दोस्तों, यह उत्तल दर्पण लगा होता है यहाँ पे उत्तल दर्पण ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, और अभिदर्शक के रूप में, ये तो हो गया अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण, और नेत्रिका के रूप में यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सघन माध्यम एक, क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम एक, सघन यहाँ पे पहला माध्यम है, ये सघन है। ठीक है ना, ये विरल माध्यम। जब सघन माध्यम एक से n1 ये n2, ठीक है, एक से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, उसका क्या होता है, विरल माध्यम में जा रही, विरल माध्यम में। अब इसमें बोला जा रहा है कि अब होगा क्रांतिक कोण का, क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन होती है ये IC होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसमें पूछा गया है कि IC और N12 के मध्य संबंध क्या है, तो किसका लॉ इस्तेमाल करता है, स्नेल्स का लॉ इस्तेमाल करते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है N1 साइन I, यहाँ पे IC ले रहे हैं, N2 साइन R, साइन R का मान यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मतलब 1 हो जाएगा, R का मान 90 डिग्री, तो साइन R का साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 ही लिख देता हूँ। तो मुझे 1-2 में रिलेशन चाहिए, किसमें चाहिए, 1-2 में रिलेशन चाहिए। तो 1-2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन IC को इसके नीचे भेजना पड़ेगा, N2 को इसके नीचे, तो N1 अपॉन N2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन IC। तो इसको N12 को लिख सकता हूँ, सॉरी N1 अपॉन N2 को लिख सकता हूँ दूसरे के पहले माध्यम का अपूर्णांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष 1 अपॉन साइन IC के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब, द ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जब क्षमता 2.5 प्लस में d होगी, प्लस 2.5 d होगी। P बराबर होता है 1/f, तो P कितना दे रखा है 2.5, ठीक है ना, तो 1/f फोकस दूरी निकालनी, ये फोकस यहाँ पे मीटर में होता है, तो मैं लिख सकता हूँ f बराबर 1/2.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, अब इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, ये पूरा किस में है, मीटर में होता है, फोकस किस में होता है, मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 करो या फिर 100 करो, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 ऊपर 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 25 से 100 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 ए बराबर प्लस का 40 आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। थैंक यू। इसी तरह से पढ़ते रहिए फिजिक्स बाय अजय वर्मा के साथ, और आगे और टॉपिक्स पे MCQs लेके आऊंगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।